एक है सेक्शन 20 और एक है सेक्शन 21। सेक्शन 20 का नाम है डिडक्शंस अलाउड और सेक्शन 21 का नाम है डिडक्शंस नॉट अलाउड। यानी सेक्शन 21 वो लिस्ट है जो बुरे खर्चों की लिस्ट है, जैसे कि फाइन पेड टू गवर्नमेंट। फाइन पेड टू गवर्नमेंट अब एक ऐसा खर्चा जो आपकी जेब से हुआ तो है, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेस, आपने किसी वायलेशन की, रूल्स की वायलेशन की, आपको गवर्नमेंट का फाइन पे करो। अभी आपकी जेब से पैसे गए लेकिन आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं तो आपकी जेब से पैसे चले जाते हैं लेकिन आपको जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हो तो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। वो डिडक्शन नॉट अलाउड सेक्शन 21। सेक्शन 20 में कल स्टार्ट किया था डिडक्शंस अलाउड, यानी वो खर्चे जो माइनस कर सकते हो। टोटल 4 पॉइंट्स हैं और 4 में से पहला पॉइंट था कि किसी भी किस्म का खर्चा माइनस कर सकते हो अगर खर्चा करते वक्त नीयत क्या थी, इसलिए कर रहे हैं। बिजनेस ज्यादा लोन वाली जरूरत, लोन लेते वक्त नियत थी कि बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत। लोन लेते वक्त नियत थी कि पर्सनल गाड़ी खरीदनी है, नियत ये थी, लेकिन यूज बिजनेस नहीं किया, क्या अब इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत होगी? इसे कहते हैं एक्सक्लूसिवली। नियत का एक्सक्लूसिवली की वजह एक्सक्लूसिवली वाले वर्ड। दूसरा खर्चा था बेसिकली वो काउस वाला, गाय वाला। अगर आप किसी के जानवर को एज अ स्टॉक नहीं बल्कि बिजनेस में इस्तेमाल करो, एज अ स्टॉक का मतलब क्या है? यानी जो कसाई होता है वो एज अ स्टॉक इस्तेमाल करता है, और बिजनेस में इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? जो दूध वाला होता है उसको बिजनेस में इस्तेमाल करता है। और अगर आप किसी एनिमल को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो और उस एनिमल की डेथ हो जाए, या तो वर्ड इस्तेमाल करेगा डेथ, या वो वर्ड इस्तेमाल करेगा कि परमानेंटली यूजलेस, जिंदा है जानवर लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है, तो उसको हम बेच देंगे। अब हम देखेंगे खरीदा कितने का और बेचा कितने का। जाहिर है हमने महंगा खरीदा होगा और कम प्राइस पे बेचा होगा, तो जो डिफरेंस आ रहा होगा डिस्पोजल करते वक्त वो डिफरेंस में माइनस करने की इजाजत होगी। ध्यान से देखिएगा पेपर पे, क्या होना ही चाहिए कि खरीदा महंगा और बेचा सस्ता। क्यों सस्ता बिका होगा? यूजलेस हो गया, या मतलब कि यूजलेस हो गया तो सस्ता ही होगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है दूसरे कल के केस में कितनी आ रही थी डिफरेंस? 30,000 पर का, और 2 क्रॉस यानी कि 60,000 की डिडक्शन माइनस करने की इजाजत दी है। आप लोगों को पता है नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन। अच्छा मुझे बताएं, नॉन करंट एसेट क्या हमेशा टेंजिबल होते हैं या इनटेंजिबल भी होते हैं? यानी कि फिक्स्ड होते हैं और इनटेंजिबल। इस तरह से फिक्स्ड एसेट्स का पता है? फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को ही कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली टेंजिबल के लिए वर्ड इस्तेमाल किए गए, इनटेंजिबल के लिए। टेंजिबल रेट को होता क्या है? कांसेप्ट या वर्ड का इस्तेमाल करें फिजिकल सब्सटेंस, क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस होती है वो कौन से हैं? ये नहीं होती। अब सुनिए बात क्या है, लिस्ट कौन सी पढ़ रहे? डिडक्शंस, पॉइंट बी, एनसी मतलब नेशनल क्रेडिट नॉन करंट एसेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट, लेकिन दोनों जो नॉन करंट एसेट्स की टाइप होगी दोनों की लाइफ मोर देन 1 ईयर है। लेकिन नाम सुनिए, एक को कहते हैं फिक्स्ड एसेट और एक को अब बताएं बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके अलावा अपने लिए मशीनरी, फिक्सचर, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे क्या हैं? अब सुने, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फार्मूला, ये सारे क्या है? दोनों जो फिक्स्ड एसेट्स हैं और जो इंटेंजिबल्स हैं दोनों की लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ये नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है नॉन करंट एसेट्स की। अब ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, क्या ये कितना जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाएगी अपनी वैल्यू में कमी आएगी कि नहीं आएगा? आएगी कमी। क्या यहाँ भी कमी आती है कि क्या नहीं आती? क्या ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं जो पहले बहुत मशहूर थे लेकिन अब उनकी डिलीवरी खरीदना, ऐसा है कि नहीं? ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं कि जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू एक टाइम पे आके अपनी वैल्यू लूज करना शुरू कर देते हैं।
वो पुराने हो जाते हैं, नया कंपेटिटर आ जाता है, उससे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, उनकी गुडविल कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन फर्क क्या है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट अपनी लाइफ के साथ साथ वैल्यू में रिडक्शन शो करता है, जिसे कहते हैं क्या करिए? डेप्रिसिएशन कहते हैं। इंटेंजिबल्स भी अपनी लाइफ के साथ साथ वैल्यू में कभी कुछ होता है, लेकिन उससे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, होता है डेप्रिसिएशन की तरह, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। बात कर ली थी अमोर्टाइजेशन। अब टैक्स में कौन सी रिडक्शन माइनस कर जाता है? क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं या दोनों माइनस कर सकते हैं? दोनों माइनस कर सकते हैं। अगर फिक्स्ड एसेट है तो उस पे डेप्रिसिएशन, और अगर इंटेंजिबल्स है तो उस पे अमोर्टाइजेशन। तो पॉइंट 3 पढ़े, सॉरी पॉइंट 2 बनता है। बुक में देखिएगा नोट्स में पॉइंट 2 कहता है वेयर डेप्रिशिएबल और इंटेंजिबल एसेट इज परचेज। डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट इज परचेज विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। देखें दोनों है क्या? यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। कहता है फिर क्या होगा? द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज इट। जहां पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएट, उसके साथ लिखिए सेक्शन 22। जहां लिखा हुआ है डेप्रिशिएट वाले की सेक्शन 22, और जहां लिखा है अमोर्टाइजेशन वाले की सेक्शन 24। यानी कि इसके एक लेक्चर हमारा लगेगा आगे आ रहे हैं 21 के बाद 22 और फिर 24 आएगा इंशाल्लाह। देखेंगे डिटेल से, देखेंगे कि किस मेथड से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किन फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, किन इंटेंजिबल्स पर अमोर्टाइजेशन माइनस कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन में से मेथड कौन सा लगाना है। इतने सारे मेथड हमारे पास हैं। कितने मेथड हैं? वैसे अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने 5, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ रिलेटिव, आउटपुट मेथड, सर्विस ऑफ मेथड। आउटपुट मेथड कौन होगा? प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चलिए आ रही थी हमारा पॉइंट 3 याद है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन इसकी। कोल्ड ड्रिंक पसंद है? कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपको लगता है कि बेस्ट सेलिंग है? वो चलिए ठीक, लेट्स सपोज ये देखिए पूरा नाम क्या है? कोका कोला। इसी के साथ एक और इंग्लिश कंपटीटर्स बना के करेला कोला। अब कोका कोला और करेला कोला में कंपटीटर्स हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी है? कोका कोला। पर करेला कोला चलने लगी, लेकिन करेला कोला जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी पॉपुलर कोक की कंपनी थी, कोका कोला की। एक टाइम जाके क्या हुआ, इन दोनों ने फैक्ट्री डिसाइड किया, मैंने कहा देखो यार कोक वालों, आप इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपके होते हुए हम तो जी नहीं सकते। जब तक आप कोका कोला बेच रहे हैं, कोई करेला कोला लेने को तैयार नहीं है, तो ले भी रहे तो बहुत कम लोग ले रहे हैं, और हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हुआ क्या, दोनों की बातचीत हुई और कोका कोला ने क्या किया, करेला कोला को अक्वायर कर लिया। अक्वायर समझते हैं? खरीद लिया। अब जब परचेस कर लिया, अक्वायर कर लिया, तो कुछ नया जो नई बिल्डिंग बनी वो ऐसे, यानी कि इस नई बिल्डिंग में ये सारा एरिया किसके पास था? और ये वाला बात तो समझे, दो डिफरेंट कंपनीज थी, बड़ी वाली कंपनी ने छोटी वाली को अक्वायर करके मर्ज कर दिया। इसको मर्ज कहते हैं, अपने ही स्ट्रक्चर में उसको मर्ज कर दिया, अक्वायर कर दिया। अब बेसिकली टैक्स की दुनिया में इस मर्जर जो होता है, ये वाला ये जो डायग्राम बनी है, इसे कहते हैं अमलगमेशन। इसका वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया? अमलगमेशन। क्या स्पेलिंग है अमलगमेशन? सॉरी प्रोसेस क्या है? अमलगमेशन। अब समझिए बात को, अब मुझे बताएं क्या इस अमलगमेशन में कुछ एक्सपेंसेस इनकम हुए होंगे नहीं होंगे? तो मेजर टाइप्स के एक्सपेंसेस हुए होंगे। एक का नाम देखिए, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज,
यानी पहले कोका कोला वालों ने किसी से लीगल या फाइनेंशियल एडवाइजरी ली होगी कि नहीं ली होगी कि हमें आया ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें क्या फायदा होगा, किसी से मशवरा लिया होगा किसी प्रोफेशनल से, और इस मशवरे लेने के उस प्रोफेशनल ने पैसे चार्ज किए होंगे, पैसे पे किए कोका कोला ने। और इसके अलावा क्या किया होगा, अदर एडमिन कॉस्ट। अदर एडमिन कॉस्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जब ये कोका कोला ने करेला कोला को एक्वायर किया और अपने स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया, तो क्या इसमें ऑफिस को रिलोकेट करना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को दोबारा से अपने रीस्ट्रक्चर करना और उनके अपने ही जुरिस्डिक्शन में उनको भी एक ऑफिस बना के देना, क्या इसमें ये जो कॉस्ट इनकम हुई थी ये होती है एडमिन कॉस्ट, जो ऑफिस कॉस्ट होती है बेसिकली। तो क्या ये दो किस्म के खर्चे हुए होंगे? अब सवाल ये है कि ये दो किस्म के खर्चे माइनस करने की इजाजत है या नहीं है। तो टैक्स वाले कहते हैं अगर अमेलगमेशन प्रोसेस करते वक्त आपकी कोई एडवाइजरी सर्विस लेते वक्त कोई लीगल फीस चार्ज किया आपने, लीगल फीस पे किया आपने, या आपने कोई एडमिन कॉस्ट इनकम किया, तो वो आपको माइनस करने की इजाजत होगी। तो अपने पॉइंट पे a deduction will be allowed for any expense incurred by an amalgamated company। कहते हैं अमेलगमेटेड कंपनी ने जो भी खर्चा किया होगा वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी, लेकिन कौन सा खर्चा? लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अमेलगमेशन। तो अमेलगमेशन के लिए कि प्लानिंग करते वक्त या इसको एग्जीक्यूट करते वक्त जो खर्चा हुआ था वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। क्या बात है ये? तो कितने का खर्चा माइनस हो सकती है? पहला और ये सेकंड एक कॉज वाला, तीसरा एट लास्ट कौन से दो बच्चे इधर एडवाइजरी के लिए खर्चा हुआ, इस प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेलगमेशन प्रोसेस, अमेलगमेशन की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी प्लानिंग के वास्ते। देखिए प्लानिंग में आता है एडवाइजरी, प्लानिंग करके अगर आपने मशवरा लिया होगा और इंप्लीमेंट करके अगर आपने एडमिन कॉस्ट कर दिया तो वो दोनों डायरेक्ट होता है। क्या मसला है? आज रिफ्रेश पेज पे आ जाए और एक बड़ी सी हेडिंग बनाए डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 21। आपस में बातें प्लीज। टॉपिक है जो टैक्स के बच्चों को मुश्किल लगता है, जो टैक्स पढ़ रहा था ना वो कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन नॉट अलाउड, बहुत मुश्किल। हम देखते हैं हमें मुश्किल लगता है ये, जब वाकई में मुश्किल है नहीं, साथ साथ देखते हैं मुझे कौन से खर्चे करने जा रहा हूँ जो माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस चैप्टर के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में आपको मैं ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो इंशाल्लाह अगर आपने वो पिक कर ली होगा तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला बॉक्स सॉल्व करने लगेगा। एक शॉर्टकट है इंशाल्लाह, ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्टकट बताऊंगा पेपर में करना क्या है। पर लेकिन पहले हम जरा समझने लगे हैं उस लिस्ट को जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि ऐसे कुछ खर्चे हैं, कुछ अखराजात हैं जो हुए तो हैं लेकिन आपको टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। हाँ, अकाउंटिंग वाले शायद माइनस करते हैं, अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस चैप्टर में हमें एतराज होता है अकाउंटिंग वालों का, टैक्स वाले एक दूसरे पर एतराज करते हैं। अकाउंटिंग वाले सारे खर्चे माइनस करते हैं, टैक्स वाले सारे ही माइनस करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं कुछ माइनस करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे वो खर्चे जो हुए तो है लेकिन हमें माइनस करने की इजाजत नहीं है। आपने टैक्स का स्टूडेंट बनकर उसने अकाउंटिंग का स्टूडेंट के लिए सोचना, ठीक है। जैसे एक खर्चा पता है फाइन पेड द गवर्नमेंट, अब अकाउंटिंग वाले माइनस करेंगे, अदर एक्सपेंस में आके फाइन पेड माइनस कर देंगे लेकिन टैक्स वाले माइनस नहीं करेंगे। ओके, जरा देखिए लिखा गया फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। बुरे खर्चों की लिस्ट है, ये है बुरे खर्चों की लिस्ट। कैन स्टार्ट? रेडी? फिर अब अटेंडिव बुक्स लिखो। आपको पता है इनकम टैक्स कहते हैं, इसे कहते हैं जो इनकम कमाई उसमें टैक्स दिया हो। क्या इनकम टैक्स को माइनस करना चाहिए अपनी इनकम कैलकुलेट करते हुए? क्या अकाउंटिंग वाले माइनस करते थे कि नहीं करते थे? करते थे।
टैक्स वाले कहते हैं कि देखें इनकम टैक्स का मतलब क्या है, यानी मैंने इनकम और बिजनेस कमाया 1 लाख, उसमें मेरा इनकम टैक्स बन गया 5,000। अब मैंने क्या किया, वो जो 1 लाख वाली इनकम पर 5,000 इनकम टैक्स बना, मैंने क्या किया, दोबारा से वर्किंग ओपन की, मैंने कहा इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल्स लिखी, सेल्स में से खर्चे माइनस करते 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 मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया। बताइए ठीक हुआ गलत हुआ? गलत हुआ, गलत हुआ। अकाउंटिंग वाले माइनस करते हैं, टैक्स वाले नहीं करते, समझे बात? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये तो बेसिकली आपकी कमाई की इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। आप इसको डिडक्शन नहीं कह सकते। डिडक्शन में और टैक्स में फर्क है। हाँ, अगर कहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स इस तरह से नाम आता है, यानी अदर देन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स आपको गवर्नमेंट देंगे तो वो माइनस करने की इजाजत है। There are two type of taxes, एक इनकम टैक्स और एक फ्रॉड कैटेगरी अदर देन इनकम टैक्स। अब सुनिए, डिडक्शंस नॉट अलाउड में सेक्शन 21 में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, उसके लिए वो ये कह रहा है कि आपने अगर कोई इनकम टैक्स के